साथियों नमस्कार। साथियों, ईरान युद्ध में अब क्या हो रहा है, किसने कितनी मिसाइल मारी, किसने कौन सी ऑयल रिफाइनरी उड़ा दी, इस पे ज़्यादा चर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उधर ट्रंप कुछ कहते हैं, ईरान कुछ कहता है। ट्रंप सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। तो इस अपडेट में तो अब लंबा वक्त गुजर जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलता। अब इस बात पर चर्चा करने की आवश्यकता है कि चलते हुए ईरान युद्ध से दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में किस तरह के फ़र्क पड़ रहे हैं, भारत पाकिस्तान के संबंध पर क्या असर पड़ रहा है और आने वाले समय में भारत कौन कौन से कदम उठा सकता है, इस पर बात करने की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें चर्चा करनी होगी पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान क्या बयान दे रहा है। देखो दोस्तों, मैंने आपसे कह रखा है कि पाकिस्तान और भारत में युद्ध कन्फर्म है, बहुत जल्द है। मैं कह रहा था कि हाँ 2 तारीख को कुछ हो सकता है, मुझे कुछ उम्मीदें थीं जो भी नहीं हुई। 2 तारीख को ये ज़रूर था कि राजनाथ सिंह जी ने ये कहा कि पाकिस्तान ने अगर कोई भी हिमाकत करी तो इस बार ऐसे परिणाम देखने को मिलेंगे जो पाकिस्तान ने सोचे भी नहीं होंगे। दूसरा, 2 तारीख को ही हमने देखा कि दिल्ली में मॉक ड्रिल्स हुई, कई एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए देश में, और ये भी सुनने में आया, ये मुझे डायरेक्टली लोगों ने मैसेज करके बताया, मीडिया में नहीं आया है, कि बॉर्डर के पास के कई गाँवों को खाली करा लिया गया है। अभी बात कितनी सही है कितनी नहीं मैं नहीं जानता, बट हाँ कुछ डेवलपमेंट ऐसे हो रहे हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध दूर नहीं है। अब जब राजनाथ सिंह जी ने ये बात कही कि पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत करी तो बचेगा नहीं इस बार, तो उसके जवाब में ख्वाजा आसिफ ने कहा है, ये कल की खबर है, कि ख्वाजा आसिफ कहता है कि अगर भारत ने कोई हिमाकत करी तो इस बार हम भारत को ऐसा जवाब देंगे और इस बार युद्ध बॉर्डर के 200-250 किलोमीटर तक के एरिया तक ही सीमित नहीं रहेगा, युद्ध अब अंदर तक हम हमला करेंगे भारत के। हालांकि इन्होंने पिछली बार भी दिल्ली को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे आकाश तीर ने, S-400 ने वहाँ तक मिसाइल्स को पहुँचने नहीं दिया था। तो ख्वाजा आसिफ का इस तरह का बयान, इनका जो इशाक दार है वो चाइना की यात्रा पे गया हुआ है, वहाँ किस तरह की बात कर रहा है पता नहीं, ध्यान से सुनना। उधर पाकिस्तान से UAE ने बोला है कि हमने तुमको जो लोन दिया था, अब मैंने इस खबर को फर्स्ट पोस्ट पे देखा या कई अलग अलग वेबसाइट्स पर देखा तो खबर मिल रही है कि UAE ने पाकिस्तान से $2 बिलियन वापस मांगे अपने, और कहा है कि इसी महीने वापस करो। और यही मैंने इंडिया टुडे पर देखा था तो आंकड़ा $3.8 बिलियन था, ऐसे कुछ 3 से ऊपर था, तो आंकड़ा कुछ भी हो सकता है, बट हाँ $2 बिलियन तो है ही। अब पाकिस्तान कहाँ से देगा, इतना तो उस पर है ही नहीं, इसने तो होते ही नहीं है रुपये उसके हिसाब से। तो पाकिस्तान फंस चुका है। इधर खबरें आ रही हैं, मैंने एक्स पर, ट्विटर पर देखा था कि सऊदी भी पैसे मांग रहा है, पर ये खबर अभी पुष्ट नहीं हुई है, कन्फर्म नहीं हुई है। अगर सऊदी ने भी पैसे मांग लिए पाकिस्तान से तो पाकिस्तान कहाँ से पैसे लाएगा और बुरा फंस जाएगा। सऊदी और UAE क्यों मांगेंगे? सऊदी इसलिए मांगेगा क्योंकि सऊदी ये एक्सपेक्ट करता है, अभी ये उम्मीद रखता है कि जिस तरह से सऊदी पे हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान अपनी फ़ौज भेजे या सऊदी का साथ दे ईरान से बचने में, क्योंकि दोनों ने डिफेंस पैक्ट किया हुआ है। अब पाकिस्तान तो भेजने से बच रहा है अपनी फ़ौज, क्योंकि पाकिस्तान जानता है इस तरह से वो बुरा फंस जाएगा। ये हो जाएगा कि तुम तो यार खुद मुस्लिम कंट्री हो और ईरान पर ही हमला कर रहे हो, या ईरान से ही लड़ने चले गए, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि पाकिस्तान का एक छोर तो देखिए, दूसरा ये कि इस समय पाकिस्तान का एक छोर तो लगा हुआ है अफ़गानिस्तान से लड़ने में, दूसरा छोर लगा हुआ है बलूचिस्तान को संभालने में, ठीक है, एक हिस्सा लगा हुआ है POK को संभालने में, क्योंकि यहाँ भी लगातार कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो पाकिस्तान अगर एक टुकड़ी इस समय सऊदी भेज देता है या अपनी तरफ से एक फ्रंट यहाँ से खोल देता है तो पाकिस्तान बुरा उलझ जाएगा। तो वो उलझना नहीं चाह रहा, इसीलिए उसे चाहिए कोई ना कोई बहाना कि देखो भाई हम आ तो जाएं अपनी फ़ौज लेके, लेकिन इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं, और भारत से उलझ जाए वो या भारत पर हमला कर दे, इससे अच्छा बहाना कुछ नहीं हो सकता। आप कहोगे भारत में उलझ के क्या उसे मरना है? मरना तो है ही है उसे, खैर, बट भारत पर हमला करने से पाकिस्तान की आवाम इकट्ठी होकर के आसिम मुनीर के पीछे खड़ी हो जाएगी, जो आवाम ईरान पर हमला करने से भी खड़ी नहीं होगी, या कहें कि सऊदी का साथ देने से भी खड़ी नहीं होगी, जो आवाम इस गाज़ा में अपने आप को आर्मी भेज दे, पाकिस्तानी आर्मी, तब भी खड़ी नहीं होगी। इस समय पाकिस्तान की जनता को अगर एक करना है और सारे गिले शिकवे भुला करके
फ़ौज के पीछे खड़ा करना है, तो एक ही तरीका है, भारत से युद्ध। मैं पाकिस्तान के एंगल से बता रहा हूँ। आवाम को इकट्ठा और क्यों करना है? आवाम को इकट्ठा इसलिए भी करना है क्योंकि ये क्या है, अच्छा ये दूसरी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम 42% और डीजल के दाम 55% बढ़ गए हैं। पाकिस्तान की करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो इस समय पाकिस्तान में डीजल के दाम 520 रुपये प्रति लीटर हो गए, 520 रुपये प्रति लीटर पाकिस्तानी रुपए, और पेट्रोल 458 रुपये प्रति लीटर हो चुका है। अब मज़े की बात सुनिए, मान लीजिए पेट्रोल है 450 रुपये लीटर है, 450 में से 250 रुपये गवर्नमेंट अपनी तरफ से सब्सिडी दे रही है। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी न दे तो यही 700 रुपये लीटर हो जाए। अब ऐसी स्थिति में हमारे बलोच भाइयों को और सिंधी भाइयों को करना क्या चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल खरीदे। मैं तो कहता हूं जितने भी बलोच वाले ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के जल्द से जल्द टुकड़े हों और बलूचिस्तान आज़ाद हो जाए, तो बलोच वालों जल्द से ज़्यादा और जल्द से जल्द पाकिस्तान के पेट्रोल पंप पर जाकर के पेट्रोल खरीदो, नाली में बहाओ, पेट्रोल खरीदो, नाली में बहाओ। कारण क्योंकि तुम जब पेट्रोल खरीदोगे तो हर लीटर पर 250 रुपये पाकिस्तान की सरकार दे रही है, तो आप इनडायरेक्टली पाकिस्तान की सरकार का पैसा लेकर के नाली में बहा रहे हो। जितना ज़्यादा पाकिस्तान की सरकार का पैसा जाएगा, पाकिस्तान उतना ही ज़्यादा फंसता चला जाएगा। उधर पाकिस्तान से यूएई पैसा मांग रहा है, सऊदी हो सकता है मांग ले, IMF का लोन चढ़ा हुआ है, हर तरफ से तो लोन में डूबा हुआ है। ऐसे में अगर आवाम ने ये खेल खेल दिया कि नाली में बहाओ, फिर पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचेगा। फिर तो इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी कि जनता खुद ही विद्रोह कर देगी। तो बलोच भाइयों और सिंधी भाइयों, ये एक ट्रिक है, डीजल पेट्रोल लेकर के नाली में बहा दो। इसी से पाकिस्तान के पेट्रोल पंपों पर लाइन भी लगी हुई है। पाकिस्तान ने अपने दफ्तर जाने वाले लोगों से कह दिया है कि हफ्ते में 1 या 2 दिन ही दफ्तर जाओ, वर्क फ्रॉम होम करो, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो। बच्चों से कह दिया है कि स्कूल जाओ ही मत अभी, क्योंकि पेट्रोल लगेगा ट्रांसपोर्ट में। और आज तो खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान में कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं कि अभी तक तो पेट्रोल और डीजल ही मिलना मुश्किल हो रहा था, अब तो आटा मिलना भी मुश्किल हो गया है। तो इधर अफ़गानिस्तान से पिट रहे हो, इधर बलोचों से पिट रहे हो, उधर तुम POK वालों से परेशान हो, इधर तुमको लगातार दबाव है कि सऊदी का साथ दो जाकर के, इधर तुम्हारे पेट्रोल डीजल हाइक हो गया है, उधर आपकी आवाम खुद जो है विद्रोह करने के लिए खड़ी हुई है कि आटा नहीं मिल रहा उनको, महंगाई धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, UAE पैसे मांग रहा है। ऐसी स्थिति में आसिम मुनीर को अगर बचना है तो एक ही तरीका है, और कहीं ना कहीं तो हम भी यही चाहते हैं कि कुछ कर, इस बार युद्ध का ऐलान कर दे, कि पाकिस्तान बोल दे कि भारत से युद्ध करना चाहते हैं। बाकी हम 2-3 दिन में देख लेंगे हमें क्या करना है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, अच्छा याद करो, मैंने आपसे एक चीज़ हमेशा कही है लंबे समय से कि ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, लेकिन इसकी लपटें पाकिस्तान तक आएंगी, पाकिस्तान इसमें उलझेगा और भारत तक भी मामला आएगा, बांग्लादेश भी आएगा, पूरी चेन आएगी और लास्ट में चेन पहुंचेगी टर्की पे जाके। जब ये बात टर्की तक पहुंचेगी अगले 4-5 साल में, बट टर्की पे जाके रुकेगा पूरा मामला। तो पाकिस्तान तो आ गया ना पिक्चर में। पाकिस्तान का इशाक डार वहाँ गया हुआ है, कहाँ पर? चाइना में बातचीत करने के लिए। अब वहाँ से इंटेलिजेंस लेने गया है या हथियार की बात करने गया है या लोन लेने गया है, वो जाने। बट ये है कि एक खबर मैं आपको और दिखाता हूँ बढ़िया सी, फिर मैं आऊँगा ट्रम्प चचा के ऊपर। खबर है ये, रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भारत आए हुए थे, PM से मिले, जयशंकर साहब से मिले और हमारे अजीत डोवल साहब से मिले। पाकिस्तान भागा चाइना, रशिया आया भारत। ठीक है साहब। तो इनके जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं डेनिस मेंटुरोव, ये आए हुए थे भारत में। PM ने इनका ये कह के स्वागत किया कि वेलकम टू दी सेकेंड होम, यानी आपका आपके दूसरे घर में स्वागत है। क्यों आए थे ये? क्योंकि इस समय इनको अपना तेल बेचना है। इनका क्रूड ऑयल, इनका रिफाइंड ऑयल तो कोई खरीदेगा ही नहीं, दुनिया में बैन है, कई जगह पर सैंक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन क्रूड ऑयल खरीद लिया जाता है। भारत अभी तक इनसे कच्चा तेल खरीद रहा था, रिफाइन करके यूरोप को बेच रहा था, लेकिन अब यूरोप ने वो भी लेने से मना कर दिया है। ये चाहते हैं कि हम इनका ज़्यादा से ज़्यादा तेल खरीदें और हम इनसे किसी और तरह के बेनिफिट्स चाहते हैं कि भाई हमें थोड़ा सा आपका ज़रूरत पड़ सकता है
हथियार में नहीं, किसी और चीज़ में। जैसे भी आपने देखा होगा, अमेरिका का एक CIA का एजेंट पकड़ा गया था म्यांमार बॉर्डर पे, मणिपुर में, हमने पकड़ लिया था। उसके बारे में इंटेलिजेंस दी थी रशिया ने। तो हमें इस तरह की बिल्कुल अप टू डेट इंटेलिजेंस चाहिए। अभी हम एक ऑपरेशन करेंगे तब, तो मे भी रशिया से हमने वो बात करी हो, वरना डोवाल साहब से मिल के जाएँ, ये कोई ज़रूरी तो था नहीं इनके लिए। और डोवाल साहब थोड़ा लेट आए थे, ये इंतज़ार करते रहे। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डोवाल साहब का इंतजार कर रहे हैं। डोवाल साहब थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन मिलने के बाद, बातचीत करने के बाद ही गए हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है? एक चीज़ और हो रही है इन दोनों के बीच, वो ये हो रही है जिस पर अभी कोई चर्चा नहीं कर रहा, मैं हैरान हूँ। भारत ने रशियन ऑयल अभी मार्च में 90% तक बढ़ा दिया है। जैसे पहले 100 लीटर ले रहे थे, तो अब 190 लीटर ले रहे थे, मार्च से बढ़ा दिया, जब से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाली दिक्कत आई है। एक बात सामने आ सकती है, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन कहीं से नहीं है, आने वाले समय में सामने आई है एक बात, कि हो सकता है कि रशिया और भारत के बीच में एक ऑयल और गैस की पाइपलाइन बिछ जाए। क्योंकि अभी तो पानी के जहाज़ से हम मंगा रहे हैं, टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, कोई हाँ करती है, कोई ना करती है। हम ये जान रहे हैं कि भाई हमें एक ऐसी व्यवस्था कर लेनी है कि कल को यहाँ पर गल्फ़ में कुछ भी हो, क्योंकि अब यहाँ पर होना है लगातार, लंबे समय तक यहाँ होना है, तो हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था हो कि सीधी पाइपलाइन है और हम रशिया से तेल ले रहे हैं, जैसे रशिया ने यूरोप में बिछा रखी है। अब ये पाइपलाइन हम बिछवा तो लें, लेकिन एक इसमें समस्या है। समस्या क्या है वो भी देख लीजिए। समस्या साथियों ये है कि पाइपलाइन आएगी कैसे? या तो रशिया से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान होती हुई, चाइना होती हुई भारत आए, पर वो आ नहीं सकती, क्योंकि इधर POK है, इधर अक्साई चीन है। हम कैसे उस पाइपलाइन को अंदर लें? और इधर पहाड़ी क्षेत्र है, काराकोरम रेंज है, उसमें से पाइपलाइन का आ पाना बड़ा मुश्किल है। दूसरा तरीका ये है कि रशिया से कजाकिस्तान होती हुई, तुर्कमेनिस्तान होती हुई, फिर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान होती हुई आए, बड़ा मुश्किल है, पाकिस्तान नहीं आने देगा। एक गैस पाइपलाइन बिछाई भी है भारत ने, जिसे तापी पाइपलाइन कहते हैं, TAPI। इसमें T फॉर तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, TAPI ये गैस पाइपलाइन है, पर ये अभी तक चालू ही नहीं हो पा रही है टेररिज्म की वजह से। तो हम ऐसा रिस्क ले नहीं सकते कि पाकिस्तान के थ्रू मंगाएं। दूसरा, फिर लंबा रास्ता पड़ता है कि रशिया से फिर यहाँ पहुँचे ईरान, और ईरान से फिर अंडरग्राउंड होती हुई भारत में आए, ये भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन पाइपलाइन मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा आसान हो सकती है कि अगर रशिया और सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान वगैरह, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान होती हुई, POK होती हुई भारत आ जाए, तो आपको नहीं लगता आसान हो जाएगी? और POK अगर हमारे पास हो तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो सकती हैं। हम रशिया से पाइपलाइन मंगा सकते हैं, हम ये सेंट्रल एशिया में जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, हम ईरान का जो रास्ता है उसे बाईपास कर सकते हैं, हम पाकिस्तान को बाईपास कर सकते हैं, हम फिर सीधे इनके साथ पहुंच बना लेंगे। हम जो है यहाँ से सीधे अपने निकले सेंट्रल एशिया होते हुए, इसे सेंट्रल एशिया बोलते हैं। 4-5 देश आप देख रहे हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान, मध्य एशिया। तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, और ये राइट टाइम है, तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए। तो हमने रशिया को शायद समझाया हो कि भाई हम चाहते हैं कि पाइपलाइन खिंच जाए, उसमें हमें हो सकता है ऑपरेशन करना पड़े, ऑपरेशन में इंटेलिजेंस लगे, तमाम तरह की और भी चीज़ें लग सकती हैं। अगर तुम हमारा इसमें साथ दो तो हम तुम्हारा ये तेल खरीदने में साथ दे देंगे, और फिर दुनिया में तुम्हारा तेल रिफाइन करके बेचेंगे। क्योंकि एकमात्र भारत ऐसा देश है जिसके पास ये कैपेसिटी है कि वो रशिया का तेल, गल्फ़ का तेल, अमेरिका का तेल, अफ्रीका का तेल, यहाँ तक कि वेनेजुएला के तेल को भी रिफाइन कर सकता है। हर जगह ये कैपेसिटी नहीं है। तो ये समीकरण बनते दिख रहे हैं। अब आप में से कई लोग मुझसे कहेंगे, कह रहे आप तो बहुत दिनों से कह रहे हो POK आएगा, आप तो बहुत दिनों से कह रहे हो युद्ध होगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि मैं हमेशा डेवलपमेंट्स बताता हूँ कि अब POK लेने के लिए एक कदम और आगे बढ़ गया, अब POK लेने के लिए एक कदम और आगे बढ़ गया। कदम ही तो बढ़ाएंगे, ये थोड़ी जैसा अब आ ही गया। धारा 370 हटाई थी 2019 में, लेकिन उसकी प्लानिंग स्टार्ट करी थी 2015 से। तो ये आपको समझना पड़ता है। और ये उम्मीद भी कई लोग ये भी कहेंगे कि आप तो साहब मोदी गवर्नमेंट का यहाँ पर वो कर रहे हो, पक्ष ले रहे हो, या पिछले 1-2 वीडियो में आपने पक्ष लिया है।
पर ये बात भी आप जानते हो कि पीओके लाएगा तो यही उम्मीद तो आपको इसी से ही है, वरना अभी तक तो आपको ये उम्मीद भी नहीं थी। आप एक्साइटमेंट में वीडियो देखते हो कि अब कुछ हमला हो सकता है पाकिस्तान पर या पीओके आ सकता है, तो एक्साइटमेंट क्यों आ पाता है आपके अंदर? क्योंकि आपको विश्वास है करेगा तो यही। तो विश्वास है तो उसको बनाए रखो, थोड़ा सब्र रखो। हर बार हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग हो जाए ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हम ये सोच रहे हो कि यार बिल्कुल ये गोटी ठिकाने पे लग जाए तो काम हो जाए, कई बार लग जाती है, कई बार थोड़ा मिस हो जाती है, हमें फिर इंतज़ार करना पड़ता है अगले बारी का। तो ऐसा भी होता है, जियो पॉलिटिक्स है, यहाँ केवल हम ही नहीं हैं, दुनिया में तमाम दुनिया के देश हैं, तमाम दुनिया के इंटेलिजेंस है, हर तरह की बातें यहाँ हो रही हैं। बहरहाल ठीक है, तो पाकिस्तान का नंबर आ जाएगा, आप डोंट वरी, इसी साल आएगा, बहुत जल्द आएगा, ठीक है। मुझे तो लग रहा है पाकिस्तान पे, अब मैं बोलूँगा नहीं कुछ भी, पर अप्रैल भी भारी लग रहा है मुझे। खैर, अब आते हैं ट्रम्प चचा के ऊपर। ट्रम्प चचा क्या कह रहे हैं? ट्रम्प चचा कह रहे हैं, जो ट्रम्प चचा ये कहते थे कि भारत पाकिस्तान के युद्ध में मैंने सीज फायर कराया था, भारत पाकिस्तान के युद्ध में 6 जेट गिर गए, कभी 7 गिर गए, कभी 8 गिर गए, कभी 12 गिर गए। अब वो अपना हिसाब दें कि उनके कितने गिर गए। ईरान ने यूएसए के 2 F-15 फाइटर जेट गिरा दिए हैं, दोनों पायलट गिर गए थे, इजेक्ट कर लिया था उन्होंने। ईरान ने इनाम घोषित कर दिया कि जो भी इन पायलट्स को पकड़ के लाएगा उनको इनाम दिया जाएगा। उधर यूएस ने पूरी कोशिश करी कि पायलट्स को जैसे तैसे रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि अगर ईरान के हाथ एक भी पायलट लग गया यूएस का, फिर ईरान बहुत तगड़ा बार्गेन करेगा यूएस के साथ। तो यूएस ने इन 2 में से एक पायलट तो अपना रेस्क्यू कर लिया जाने कैसे, दूसरा पायलट अभी भी लापता है। ढूंढने में यूएस भी लगा है, ईरान भी लगा है। इस बात को लेकर के ईरान ने यूएस का मजाक भी उड़ाया है, और आज तो ये भी कहा ईरान ने कि कल का दिन यूएस एयरफोर्स के लिए ब्लैक डे था, काला दिन था। इस तरह से यूएस का मजाक उड़ाया जा रहा है। उधर ट्रम्प चचा जो कभी कहते हैं कि मैं ईरान युद्ध जीत गया, कभी कहते हैं कि हम युद्ध ख़त्म करने वाले हैं, कभी कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हमें लेना देना नहीं है, जैसे तो ऑयल लेना है वो ले जाए वहाँ के, हमारी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। कभी कहते हैं 5 दिन के युद्ध रोक रहा हूँ, कभी कहते हैं कि ईरान की एयरफोर्स हमने ध्वस्त कर दी। जब ईरान की एयरफोर्स तुमने ध्वस्त कर दी है, उनका एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दिया है, तो तुम्हारे इन जेट्स को कौन गिरा रहा है? और आज ट्रम्प चचा ने सुबह बयान दिया कि ईरान दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है, ऐसे कह रहे हैं। एक आदमी होता है ना, लंबे समय तक कोई काम कर रहा होता है और वो काम होता नहीं और थक जाता, तो कहता है ये दीवार बड़ी मजबूत है यार, टूटती नहीं है, कुछ तो है इसमें, वो वाली बात है। और अब ट्रम्प चचा कह रहे हैं, 1-2 घंटे पहले की बात है, कि मैं 48 घंटे दे रहा हूँ, 6 अप्रैल होने से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जानी चाहिए, वरना ईरान का वो हाल होगा जो ईरान ने सोचा भी नहीं होगा। इनका थॉट प्रोसेस भी मुझे पाकिस्तान वाले लगता है कुछ कुछ, तभी इनकी आजकल पाकिस्तान से ज़्यादा पड़ रही है। तो अब ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खाली करो। कभी कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जिसको तेल ले जाना है वो अपने दम पे ले जा, भाई मेरी हमारे यूएसए की कोई गारंटी नहीं है, अलग ही आदमी है। उधर भारत का 7वां एलपीजी का टैंकर या जहाज पानी का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पास हो गया है। इस पर हमारे गुजरात के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया कि भारत की डिप्लोमेसी की जीत है। जवाब में ईरान की एम्बेसी ने उसका जवाब देते हुए बोला कि ईरान और भारत के संबंध बहुत पुराने हैं, 4000 साल से भी ज़्यादा पुराने संबंध हैं। भारत की इंडस वैली सिविलाइजेशन और हमारी पर्शियन सिविलाइजेशन आपस में व्यापार करती थी। और ईरान ने ये भी कहा है कि भारतीय दोस्त बेफिक्र रहें, उन्हें हमारी वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कल ट्वीट आया ईरान का। ईरान का कहने का तात्पर्य है कि तेल और गैस के मामले में भारतीयों को हमारी वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी, बेफिक्र रहें। ये है भारत की डिप्लोमेसी की जीत। कुछ जर्मनी में बैठ कर के यूट्यूबर बोलते हैं ना कि अरे प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, जयशंकर साहब तो कर ही नहीं पा रहे हैं कुछ भी फॉरेन पॉलिसी में, उनको तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। भारत की डिप्लोमेसी देख लो, 7वां एलपीजी का टैंकर मंगा लिया हमने, और रशिया से भी तेल खरीदना बढ़ा दिया फिर से। ये होती है डिप्लोमेसी। ये है साहब, ऐसे चलती है दुनिया। भारत सबको बता रहा है डिप्लोमेसी क्या होती है। बाकी खबरें तो मैंने सब कवर कर ही दी आई थिंक। ये कौन है? अच्छा ये वो है। तो अभी ये चल रहा है। बाकी
कोई अपडेट आता है तो हम आपके सामने लेकर के आएंगे। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं। सुबह उठते ही मैं सबसे पहले मोबाइल देखता हूँ, या रात में भी कभी आँख खुल जाती है तो बगल में मोबाइल रखता हूँ, तुरंत देखता हूँ कोई अपडेट तो नहीं आई कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कर डाला। किसी दिन ऐसा अचानक ही कुछ होगा जब आपने अनुमान भी नहीं लगाया होगा उस वक्त। तो मुझे तो इंतज़ार है। मैं सच बता रहा हूँ, पिछले जब से ईरान वॉर स्टार्ट हुआ है तब से हर रात जब भी नींद खुल जाती है मैं एक बार मोबाइल ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि मुझे याद है, मुझे ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर होगा कि आधी रात को मेरा मोबाइल देखना सफल हो जाएगा, या किसी दिन सुबह ही ऐसा हो जाएगा, हो सकता है 6 बजे खबर आए। तो मुझे उस दिन का इंतज़ार है। जैसे IAS की तैयारी करने वाला छात्र होता है, उसे अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार होता है कि किसी दिन उठूँगा मोबाइल में मेरा रोल नंबर आया होगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। ऐसे ही मैं आपको बताऊँ, मैं कोचिंग्स में जाता हूँ क्लास लेने के लिए, ज्योग्राफ़ी, आपका एनवायरनमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और जियोपॉलिटिक्स IR कराता हूँ। तो कई ऐसे बच्चे थे जो क्लास में आते थे जो इस बार PCS में सेलेक्ट हो गए, UP PCS में, IAS में भी हुए हैं। मैं कभी इसका बखान नहीं करता कि नाम लूँ, फ़ोटो दिखाऊँ और क्लिप चलाऊँ, वो सब मेरा नहीं, क्योंकि जो होता है वो अपनी मेहनत से ही होता है। बट उनमें से कईयों का फ़ोन आया, कल भी एक का फ़ोन आया और बड़ा अच्छा लगा बात करके। और अभी भी कई लोग तैयारी कर रहे हैं। आज भी एक जना आया था बात पूछने के लिए कैसे क्या करूं। तो आप लोग भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से करिए। कोई भी दिक्कत आए आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक और किताब आपके लिए छापी जाए जिसमें 6th से लेकर के 12th तक NCERT के सारे सब्जेक्ट हों, उनकी समरी हो और क्वेश्चंस भी हों उन पे बेस्ड। ये मेरा प्रयास है। देखो, मैंने अपनी टीम को अपने नोट्स दे दिए हैं, वो जितनी जल्दी प्रिंट कर सके टाइप करके वो करेगी। बाकी हमने जो GK की किताब पिछले साल के करंट अफेयर वाली जो लॉन्च करी थी, वो भी बच्चों के बहुत काम आ रही है। जो समय मेंस दे के आए UP PCS का, अभी हुआ है 3-4 दिन पहले ख़त्म, तो जो 3-4 पेपर हुए, तो उसमें उनका कहना था कि वो किताब भी बड़ी काम आ रही है। तो बस यही है, अच्छा लगता है हम मेहनत करें और आपके काम आए। कभी कभी थोड़ा बुरा तब लग जाता है जब, जैसे मैंने पॉलिटिकल अफेयर्स इनसाइट्स चैनल है हमारा, तो उसमें मैंने असम के इलेक्शंस का पूरा एक डिटेल्ड एनालिसिस किया है, जिसको पूरा खुद रिसर्च करने में, लिखने में, मैं नोट्स बनाए हुए थे, बकायदा डायरी लेकर के समझाया है। तो 4-5 दिन तक मैं करता रहा, बहुत खपाया उसमें अपने आप को, और देखा था उसमें ज़्यादा व्यूज़ ही नहीं आए, शायद 50,000 व्यूज़ आए हैं। पहले बंगाल वाला डाला था तो उस पर 1 लाख आए थे बंगाल का पार्ट 1 पे, पार्ट 2 वाले पे 50-60 हज़ार व्यूज़ आए थे। तो मुझे लगा था असम वाले लोग बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि मैंने बिल्कुल सब निचोड़ दिया है इसमें। असम वाले का एक पार्ट और लेके आऊँगा। बस यही होता है कि कई बार बस वहीं दुख हो जाता है कि जहाँ बहुत मेहनत करी हो। अब इस वीडियो में जो मैंने आज बनाया इसमें कोई मेहनत नहीं है। दिन भर मेरे पास अपडेट्स आते रहे, मोबाइल में नोटिफिकेशन आता रहता है, अब ये हो गया, अब ये हो गया। मैंने कहा शाम को सारा वीडियो बना दूंगा मैं। बट जिसमें बहुत मेहनत करें उसमें ये उम्मीद होती है कि कम से कम 1-1.5 लाख व्यूज़ जाएँ, तो लगे यार कि हमारी इस मेहनत को भी देखने वाले लोग हैं। जब GK की किताब हम लिखते हैं, पूरे साल खपाया था, और उसे कई लोगों को काम आती है, वो अच्छा लगता है। अब NCERT लेकर के आ रहा हूँ, देखता हूँ कितनों के काम आ सकता हूँ। यही हमारी दौलत है, यही हमारी पूंजी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।